टैक्स चोरी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें हिंदुस्तान में अकेले 500 लोग पकड़े गए थे, जिसमें बच्चन परिवार का भी नाम था, फुटबॉल के दिग्गज कहे जाने वाले मेसी का नाम था, सऊदी अरब के दिग्गज थे, चीन के प्रेसिडेंट थे, नवाज शरीफ थे। इस एक ऑपरेशन ने सबकी कलही खोल के रख दी थी, जिसको कहते हैं पनामा पेपर लीक। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और अभी हाल ही में ऐश्वर्या राय से ईडी ने पूछताछ भी की थी, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो आइए आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ पनामा पेपर लीक की। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। कहानी की शुरुआत होती है 1977 से। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच एक देश है पनामा नाम का। इस देश ने एक लॉ फर्म बनाया है जिस फर्म का नाम बहुत ही चर्चित है और उसको टैक्स चोरी करने के लिए ही जाना जाता है। जैसे कि कहा जाता है स्विट्जरलैंड और हांगकांग दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप अपना पैसा रखेंगे तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। आपके देश की गवर्नमेंट उनसे पूछेगी भी तो वो लोग नहीं बताते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, किस चीज का पैसा है, किसके जरिए आया है। तो आप अपने काले पैसे को भी वहां पर वाइट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टैक्स चोरी भी कर सकते हैं। टैक्स चोरी का जो पैसा है वो भी आप वहां पर रख सकते हैं। तो इसी तरीके का एक देश है जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में आता है, पनामा। इसकी कलही 2016 में खुली थी, जिसमें 400 से भी ज्यादा पत्रकारों ने मदद की थी। आखिर कैसे, आइए मैं आपको सुनाती हूँ। 1977 से ये मामला शुरू होता है जब इस लॉ फर्म की स्थापना होती है वहीं पनामा में। इस लॉ फर्म बहुत ही फेमस लॉ फर्म कहा जाता है और इसका नाम है मोसेक फोंसेका। मोसेक फोंसेका की स्थापना 1977 में होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। दुनिया भर से कई बड़े बिजनेसमैन, कोई फिल्म एक्ट्रेसेस, प्लेयर, हर कोई जो भी अपने टैक्स का पैसा बचाता है वो इस फर्म को ही देता है। अब ये फर्म उनके टैक्स का पैसा कैसे ब्लैक से व्हाइट करती थी या फिर उनके टैक्स के पैसे को कैसे बचाती थी, ये इस कंपनी ने अपना दिमाग लगाया था। पनामा में वैसे तो अपनी करेंसी चलती थी लेकिन वहां पर डॉलर भी चलते थे। तो कहा जाता है कि पनामा ने बाहर के जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, नेता, मंत्री, फुटबॉलर हो गए, प्लेयर हो गए, क्रिकेटर हो गए, कोई भी हो गया, उन सबका पैसा इसने कैसे बचाया है। तो इसने एक स्कीम लॉन्च की थी पनामा में। इस लॉ फर्म का कहना था कि हम आपके नाम पर कोई कंपनी रजिस्टर करेंगे और आपकी गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि ये कंपनी चल रही है जिसमें 200-300 वर्कर काम करते हैं, आप इनकी सैलरी देते हैं, इस कंपनी का मेंटेनेंस देते हैं, तो ये सब मिलाकर आपका पैसा उसमें लग जाता है। तो आप टैक्स कैसे देंगे, आप इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये कंपनियां सारी असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कंपनियां सिर्फ पेपर पर ही एग्जिस्ट करती हैं। जी हाँ, और कम से कम ये आंकड़ा कम से कम में ही बताया जाता है। इसका एक्चुअल आंकड़ा तो नहीं है कहीं पर भी, लेकिन कम से कम में बताया जाता है कि 2.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था इसके लिए। बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, बिजनेसमैन हैं, इन सभी लोगों ने 2.5 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया था। और ये 2.5 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम पर फर्जी कंपनियां चल रही थी। ये कंपनियां सिर्फ पेपर पे चल रही थी, रियलिटी में ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन जो उन लोगों के, जिस देश से वो आते हैं, जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, उनको यही लगता था कि हमारे देश के ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये इन कंपनियों को संचालित कर रहे हैं, जिसकी वजह से 200 से 300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनका घर चलता है, तो ये लोग इसके लिए टैक्स नहीं देंगे। तो ऐसे इंडिया से भी कई लोगों के नाम आए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किन किन लोगों के नाम थे और कैसे पर्दाफाश हुआ। तो 1977 में जैसे इसकी स्थापना हुई और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि 2013 में यहाँ के अंदर के एक एम्प्लॉय का मान जागा। उसने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, इस तरीके से सरकारों को इन्हीं के लोग चूना लगा रहे हैं। तो उसने, कहते हैं, अपने दोस्तों से बात की होगी या अपना दिमाग चलाया होगा। इसके बाद वो जर्मनी के एक न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, न्यूज़पेपर को जाकर सारा डेटा सौंप देता है और ये दस्तावेज जो होते हैं बताते हैं कि करोड़ों में होते हैं। वो एक पेन ड्राइव में वो सारा फर्जी जो भी काम चल रहा होता है, जो दस्तावेज होते हैं, जिन लोगों के उसमें नाम होते हैं, तो कहते हैं कि 2.5 लाख लोगों के दस्तावेज, उनके नाम और ये कंपनी किस तरीके से रन कर रही है, कैसे ये पूरी दुनिया भर के सरकारों को बेवकूफ बनाया जा रहा है
तो ये कैसे काम कर रही है, तो कहते हैं वहां का एक एम्प्लॉय अंदर का ऐसा होता है जो कलाई खोल के रख देता है, वो सारा डेटा ले जाकर जर्मनी के एक न्यूज फर्म को दे देता है और इस डाटा का ये पेन ड्राइव में करके डाटा दिया जाता है जो 2.7 TB का होता है, जिसमें कहते हैं कि करोड़ों में होते हैं दस्तावेज, 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेज होते हैं ये। जब जर्मनी के न्यूज़पेपर फर्म के पास जब ये इतना डेटा पहुंचता है तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है कि 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेजों की आखिर जांच कैसे की जाएगी, आखिर कैसे पता किया जाएगा कि ये सच है या फिर झूठ है, क्योंकि आप 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेजों की जब आप जांच करेंगे तो एक न्यूज़पेपर कंपनी में कितने भी ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो मैक्सिमम 200-300 एम्प्लॉय से ज्यादा नहीं होंगे, और 1 करोड़ दस्तावेजों की जांच करने के लिए सिर्फ एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इसकी जांच नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि अब ऐसे उसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री, बिजनेसमैन के नाम थे, तो आप सीधे सीधे किसी को टारगेट भी नहीं कर सकते या उनको कह भी नहीं सकते हैं कि आपका इस फ्रॉड में आपका नाम है या आपने टैक्स चोरी करने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। तो डायरेक्ट आप किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे। तो उनके पास दस्तावेज तो थे, लेकिन उस जर्मनी का जो न्यूज़पेपर फर्म, जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसको बस यही दिक्कत है कि अब कैसे इन दस्तावेजों को पढ़ा जाए, क्योंकि करोड़ों में दस्तावेज पढ़ना आसान बात नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि वो न्यूज़ फर्म अमेरिका के एनजीओ से कांटेक्ट करता है और अमेरिका का जो एनजीओ होता है वो जर्मनी के उस न्यूज़ फर्म को सजेशन देता है कि उसको देश भर के जितने भी, दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सबके जितने भी पत्रकार हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए और सबको अपने अपने देशों का जिम्मा सौंपना चाहिए और उनको जांच करनी चाहिए कि आखिर ये दस्तावेज फर्जी है या फिर इसमें कोई असलियत है। इसके बाद कहते हैं कि अमेरिका की वो एनजीओ मिलकर और जर्मनी का न्यूज़पेपर मिलकर पूरे दुनिया भर में 400 पत्रकारों को अपॉइंट करता है, जिसमें इंडिया की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। इंडियन एक्सप्रेस को जिम्मेदारी इंडिया की तरफ से दी जाती है। ऐसे ही 400 पत्रकारों को अपॉइंट किया जाता है जो 78 से भी ज्यादा देशों के होते हैं। तो इस तरीके से जांच शुरू होती है और 2016 तक ये जांच कंप्लीट होती है, ये मामला खुलता है और 2016 तक जांच कंप्लीट होती है। 2013 में मामला खुलता है, 16 तक जांच कंप्लीट होती है। तब वहाँ के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स जो भी कंट्री की हैं उनको बताया जाता है कि आपके देश के इन लोगों ने टैक्स चोरी की है, इन लोगों ने धांधली की है। तो इंडिया से जिन लोगों का नाम आता है उसमें बच्चन परिवार भी होता है। बच्चन परिवार में सभी का नाम आता है, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इन सभी का नाम आता है। इसके साथ ही डीएलएफ के मालिक केपी सिंह का भी नाम आता है, कई नेता का नाम आता है, मंत्रियों का नाम आता है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो नवाज शरीफ का नाम आया था, इसमें उनकी बेटी का नाम आया था, जिसकी वजह से कहते हैं उनकी सत्ता भी चली गई थी। इसके अलावा फुटबॉल के दिग्गज कहे जाने वाले मेसी का नाम आया था, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम आया था, सऊदी अरब के कई शेख का इसमें नाम आया था। तो जब इसकी जांच शुरू हुई तो इन सभी के नाम आए, जिसकी वजह से 2016 से ही अब सभी पर जांच चल रही है, जिसकी वजह से अभी हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन किया था ईडी ने और बुलाया था पूछताछ के लिए। कहते हैं कि ऐश्वर्या राय से पूछताछ हुई थी कि आपने जो कंपनी खोली है पनामा में, जो भी आपकी कंपनी है, इसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। पहले तो आप इसकी मालिक थी, इसके बाद आपने उससे रिजाइन कर दिया, आप इसकी शेयर होल्डर बन गई। तो ये इतनी सारी गड़बड़ी साल भर के अंदर क्यों हुई? तो ऐश्वर्या राय से इस मामले में पूछताछ की गई थी और कहा जाता है कि अभी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की जाएगी। तो बड़े बड़े लोगों के नाम इस धांधली में आए थे, इस फ्रॉड में आए थे और पत्रकारों की, दुनिया भर के पत्रकारों की एक टीम ने इसको सॉल्व किया था और अभी भी ये मामला चल ही रहा है। आगे इस मामले में क्या होगा इसकी भी कहानी हम आपको बताते रहेंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।